तो अब हम लोग करने वाले हैं ओम्स लॉ। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ भी हो, किसी भी तरीके से इस चैप्टर में से क्वेश्चन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत जरूरी है अच्छे से समझना है और करना है इसको। ठीक है। तो ओम्स लॉ समझने से पहले हम एक छोटा सा एक्टिविटी समझते हैं, ये वाला। ठीक है, ये बुक में भी है एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे एक्टिविटी में हमने एक वायर लिया है, नाइक्रोम वायर या कोई वायर लिया है। ठीक है, एक्स वाई के नाम से। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर फिक्स लेंथ है, समझ लो जो भी है, और थिकनेस भी एक फिक्स है जो हमने लिया है। कितना है वो नहीं, मतलब एक फिक्स ले लिया, एक वायर ले लिया बस। उसके बाद यहाँ पे सेल है। अभी यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए ना कि इसमें सीरियल नंबर वाइज हम पहले एक सेल लगाएंगे, फिर दो सेल लगाएंगे, फिर तीन सेल लगाएंगे, फिर चार सेल लगाएंगे सीरियल वाइज। इसलिए ये बता रहा है, ये हिडन है। पहले एक का है, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, ऐसे। तो हमें ऐसे समझना नहीं है कि चारों एक साथ लगा हुआ है, नहीं। पहली बार में हम सिर्फ एक लगाएंगे, फिर अगले बार में दो लगाएंगे, फिर तीन लगाएंगे, फिर चार लगाएंगे, चारों लगाएंगे। इस टाइप से समझना है। ठीक है। और ये वोल्ट मीटर है। हमने बताया था वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे इस दुख के बीच में, मतलब इस कंडक्टर के जो हमने लिया है नाइक्रोम का, उसके बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो चेक करने के लिए। और सीरीज के अंदर ये एमीटर लगा हुआ है। ठीक है। बैटरी में तो हमें पता ही होता है कि बैटरी में लिखा होता है कि उसमें कितना वोल्ट है। समझ लो, हमने एक बैटरी लिया 3 वोल्ट का। तो नंबर सीरियल नंबर वन में हमने वोल्टेज कितना, रीडिंग कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा। 3 वोल्ट आएगा, वोल्टेज का रीडिंग 3 वोल्ट आया। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि एमीटर का रीडिंग आया 1 एम्पेयर, क्योंकि एमीटर क्या होता है, करंट मेजर करता है। तो वो एम्पेयर में बताएगा, करंट को एम्पेयर में बताएगा, 1 एम्पेयर। अगर हमने जैसे ही यहाँ पे दो सेल कर दिया सीरियल नंबर टू में, सेकेंड एक्टिविटी में हमने नंबर ऑफ सेल 2 कर दिया, तो एक सेल 3 वोल्ट का था, तो दो सेल है, 6 वोल्ट हो गया। तो हम देखेंगे कि हमने तो सेल को चेंज किया ना, करंट भी चेंज हो जाएगा। सेल डबल हुआ ना, करंट भी डबल हो गया, देखो 2 एम्पेयर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम अगली बार 3 वोल्ट कर देंगे, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि 3 सेल कर देंगे, तो 9 वोल्ट हो गया। एक सेल 3 वोल्ट का है, तो 3 × 3 9 हो गया। ठीक है। तो देख करंट भी ट्रिपल हो गया, 3 एम्पेयर हो गया। ये एजम्पशन है, 3 एम्पेयर, ये वन वन वन। अगर ये 0.5 होता है पहले, तो अगले बार 1 होता है, फिर 1.5 होता। ये हमने कुछ एक रैंडम नंबर लिया था फर्स्ट टाइम, उसी को चेंज कर रहा है, उसी के बेसिस पे चेंज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने अगर 4 सेल कर दिया, तो 3 वोल्ट × 4, 12 वोल्ट हो गया टोटल वोल्ट मीटर का रीडिंग। और एमीटर का रीडिंग भी 4 एम्पेयर हो गया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो द पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक्रोस टू एंड ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना, इसके ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, जो ये गिवन मेटेलिक वायर है, इसके इसके दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वो करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वो और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा, वी प्रोपोर्शनल आई, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा, तो करंट भी डबल होगा। जैसे हमने देखा ना, 3 वोल्ट में 1 एम्पेयर था, 6 वोल्ट में 2 एम्पेयर हो गया। ठीक है। अगर ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल हो गया वो भी, करंट भी। तो 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर देंगे, करंट भी हाफ हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, जिसको अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के का हर साइन हटाया यहाँ पर, इक्वल टू साइन लगाया, तो हमें आई के साथ आर लगाना पड़ेगा। आर मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ लिखा है। फिर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज रेजिस्टेंस। जब भी हम प्रोपोर्शनल करंट आते हैं,
तो कुछ ना कुछ हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। जैसे 9th क्लास में था ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, फोर्स का था, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं के एम ए। ठीक है, तो के वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, तो ये करना तो नहीं है, समझा रहा था मैं। तो ओम्स लॉ यही है। ओम्स लॉ में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये याद रखना है और इसको अच्छे से लर्न करना है वर्ड टू वर्ड। और इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। यानी हमने जो ये वायर लिया था ना, वो हर बार उसका टेम्परेचर सेम रखना चाहिए, तभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमने ऐसा किया ना कि पहले बार में एक सेल लगाया था और इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री या 20 डिग्री था, अगले बार 2 सेल लगाया, उसका टेम्परेचर डबल या ट्रिपल कर दिया या फिर चेंज कर दिया, तो फिर ये डबल नहीं होगा, कुछ और तरीके से चेंज होगा। ठीक है, मतलब 3 का 1 हो गया, 6 का 2 नहीं होगा, हो सकता है 1.5 हो जाए, हो सकता है 1.2 हो जाए, मतलब डबल नहीं होगा, हो सकता है कि ट्रिपल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर इसका जो पहले बार में एक्टिविटी में लिया ना, वही हर बार लेना है। तो वही बोल रहा है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। तो ओम्स लॉ का ये कंडीशन है, टेम्परेचर रिमेन द सेम और गिवन मेटलिक वायर। वायर पहले बार हमने नाइक्रोम का ये वायर लिया और पहले सेल वाले में, और दूसरे वाले में हमने दूसरा वायर ले लिया नाइक्रोम की जगह पर, किया फिर इस वायर का लेंथ बढ़ाया या घटा दिया, तो भी ये डबल या ट्रिपल नहीं होगा, मतलब डबल नहीं होगा, कुछ और होगा, उसका रेशियो सेम नहीं आएगा। जैसे अभी देखो 3/1 का रेशियो 3 है, 6/2 का रेशियो 3 है, 6/2 3 है, 9/3 3 है ना। तो अभी ये V/I का रेशियो R बनता है, वो सेम है। बट अगर हमने यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर दिया या फिर ये वायर चेंज कर दिया ना, तो ये सेम नहीं आएगा। तो ओम्स लॉ के लिए ये दो कंडीशन, अगर बोलेंगे ओम्स लॉ कंडीशन बताओ, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, और दूसरा फॉर अ गिवन मेटलिक वायर, वायर गिवन होना चाहिए। ठीक है, वायर का थिकनेस, लेंथ, मटेरियल कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। पहली बार में जो लिया वही दूसरी एक्टिविटी में, तीसरे स्टेप में हर बार उसी को लेना है। तो इसलिए तो V/I, अगर हमने आई को नीचे भेजे तो V/I R हो गया, तो R का एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। आर रेजिस्टेंस होता है, अभी उसके बारे में आगे का टॉपिक में इसी के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ओम्स लॉ यही है। ओम्स लॉ में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ओम्स लॉ लिखो, उसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन लिखो, उसका डायग्राम बनाओ, समझाने के लिए ये एक्टिविटी का टाइप से इसका टेबल, ये टेबल तो बताना उतना जरूरी नहीं है, पर डायग्राम और ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन जरूरी है, और इसका एक ग्राफ भी होता है। जैसे मैंने ये जो रीडिंग्स लिया ना, उस पर बेस्ड एक ग्राफ होता है। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ में तो मैंने रीडिंग भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, है ना, कि 0.4 वोल्ट। यहाँ पे हमें सब पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर रखना है, वाई एक्सिस पे, और करंट को नीचे रखना है, आई एक्स एक्सिस पे। इस एक्सिस पे करंट होना चाहिए और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और जो बीच में हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, मतलब VI ग्राफ यही गिव्स रेजिस्टेंस, मतलब इसके बीच में हमें रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है।